हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। दोस्तों जैसा कि दोस्तों इसमें एक क्लास हो गई थी, बीच में दोस्तों एमएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस पर मैंने 2-3 क्लास अपलोड कर दी थी, तो उसकी वजह से दोस्तों ये थोड़ा सा डिले हो गया था। तो आज दूसरी क्लास है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्लास आपकी नहीं हुई है दोस्तों विज्ञान में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में। तो आज दोस्तों उसके आगे क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मीन्स 21 नंबर है, 20 नंबर तक के क्वेश्चन पहले हो गए थे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्रोत है मीन्स, तो मैंने ही दोस्तों पहले ही बताया था कि मतलब आ रहेगा तो उधर आ हट जाएगा, मतलब अनवीकरणीय है तो उधर सीमित हो जाएगा, और नवीकरणीय है इधर आ नहीं है तो उधर आ लग जाएगा असीमित, अनवीकरणीय सीमित। तो इसका मतलब तात्पर्य ये है कि आपको समझने में आसानी रहेगी। कैसे दोस्तों? जैसे अनवीकरणीय है उधर आपने समझ लिया सीमित, तो भाई सीमित का मतलब हुआ कि जो चीज़ सीमित हो मतलब उसकी एक लिमिट हो, या उसका मतलब अनिश्चित ना हो, वो एक निश्चित समय में खत्म हो जाए, ये हुआ। जैसे नवीकरणीय है असीमित, कोई लिमिट ही नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश, ये उदाहरण है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है कोयले की ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो दोस्तों पुनः प्राप्त ना होने वाली जो ऊर्जा है वो है दोस्तों, भाई बहते हुए पानी की ऊर्जा में तो फिर से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है ना। पानी बहा, पहले एक बार लाइट बनाई गई, फिर आगे बढ़ गया पानी। फिर पवन ऊर्जा है, हवा से भी लाइट पैदा की जाती है, जो कि असीमित है। यहाँ पर सीमित की बात की गई है, अनवीकरणीय मतलब सीमित। सौर ऊर्जा असीमित है, लेकिन कोयले की ऊर्जा जो है दोस्तों वो सीमित है, एक लिमिट है, एक निश्चित मात्रा है। एक बार यूज किया आपने, फिर दोबारा नहीं किया। और जो कोयले की खदान है, मतलब जो प्राकृतिक कोयले भी हैं, वो भी एक निश्चित ही हैं, मतलब ये अनिश्चित मतलब असीमित नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों सीमित या अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण भी है कोयले की ऊर्जा या कोयला। फिर दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, इस सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। पहला ऑप्शन सोलर कुकर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सौर जल ऊष्मक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सौर भट्ठी द्वारा, और चौथा ऑप्शन है सौर सेल द्वारा। तो दोस्तों इसमें पहले से ही लग गया है टिक, गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सौर सेल द्वारा। सोलर कुकर द्वारा तो भैया भोजन पकाया जा सकता है। सौर जल ऊष्मक का कोई मतलब नहीं, सौर भट्टी द्वारा कोई मतलब नहीं। सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है भाई कि कार्य क्या है। ऑप्शन है अदिश रास, वो सदिश रास, अदिश रास, न्यून रास। तो न्यून कोई रास नहीं होती, ये भी नहीं हो पाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा इसमें, मतलब 2 ऑप्शन कट गए, बचे 2। तो दोस्तों कार्य है अदिश रास, सदिश रास नहीं दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों हम पूरा जो इसकी परिभाषा अदिश रास सदिश रास कैसे निकालते हैं, जिनमें दोस्तों दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, उन्हें दोस्तों सदिश रास कहते हैं। अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा मिस हो रहा है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इसे थोड़ा सा ध्यान दे, मतलब थोड़ा सा पहले से रीड कर लूँगा तो आपको क्लियर बता दूंगा। अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है केल्विन, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो दोस्तों किलोग्राम नहीं होगा, केल्विन नहीं होगा, हो जाएगा जूल दोस्तों। ऊर्जा के एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा भैया? जूल। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है 3, 2, 4, 6। तो भैया यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की दोस्तों याद रखें। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। फिर है 26 नंबर, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, चिमनी है, सूर्य है, लालटेन है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो सबसे बड़ा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है, ये लालटेन चिमनी नहीं है, सूर्य है, सूर्य भगवान है। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे ये
नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब नवीकरणीय मतलब असीमित, मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं। ये हुआ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, एक जूल किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन गुणे 1 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1 न्यूटन बटे 1 मीटर, चौथा ऑप्शन है 1 मीटर गुणे सेकेंड। तो दोस्तों 1 जूल हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर एक गोले में रहता है, लगा भी सकते हैं दोस्तों, न्यूटन गुणे 1 मीटर, या एक तो छिपा ही रहता है, आप सभी जानते होंगे। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्तों, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाएगा 1 जूल बराबर 1 जूल होता है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सरल मशीन कौन सी है? पहला ऑप्शन है पहिया, दूसरा ऑप्शन है घिरनी, तीसरा ऑप्शन है पेंच, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों सरल मशीन पूछा गया है भाई यहाँ पर, तो सरल मशीन में पहिया भी आ जाएगा, घिरनी भी आ जाएगी, पेंच भी आ जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा। सरल मशीन पहिया भी हो जाएगी दोस्तों, घिरनी में हो जाएगी, पेंच भी हो जाएगी, तो तीनों हो जाएंगे, तो सभी हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो भाई सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन तृतीय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सीढ़ी है, सीढ़ी ये है दोस्तों तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। मैंने दोस्तों अतिलघु उत्तरीय में इसको अच्छे समझाया है, आपके उसमें काफ़ी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उत्तोलक से। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल मशीन क्या है भाई? पहला ऑप्शन है मोटरसाइकिल, दूसरा ऑप्शन है सिलाई मशीन, तीसरा ऑप्शन है घिरनी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें दोस्तों बाई मिस्टेक से उत्तर शो हो जा रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। तो भाई इसमें सरल मशीन घिरनी का उदाहरण हो जाएगा, माफ़ कीजिए दोस्तों, उत्तर इसमें लिखा हुआ है, मैंने कट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया उस वक्त। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का भाग है। पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन तंत्रिका ऊतक, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक, चौथा ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्मा। तो भैया केंद्रक का जो भाग होता है, मीन्स कोशिका का जो भाग होता है वो केंद्रक होता है, न संयोजी ऊतक होता है, न तंत्रिका ऊतक होता है, न प्रोटोप्लाज्मा होता है। कोशिका का भाग होता है केंद्रक, केंद्रक। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन है कि भैया जीवन का मूल आधार है क्या है? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीवद्रव, सेंट्रोसोम। तो दोस्तों जीवन का मूल जो आधार है वो जा से ही हो जाएगा, जीवद्रव, जीवद्रव। मेन चीज जीवद्रव होता कहाँ दोस्तों? जो केंद्रक होता है उसमें एक तारा मतलब गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, वही है जीवद्रव। तो जीवन का मूल आधार है जीवद्रव, ऐसे आप समझ सकते हैं दोस्तों ट्रिक से। फिर मीन्स केंद्रक में तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, तो उसे दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं, जीवन का मूल आधार जीव द्रव, द्रव है मतलब लिक्विड। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए दोस्तों सभी आवश्यक है, CO2 भी चाहिए, H2O भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, और इसके लिए क्लोरोफिल भी चाहिए दोस्तों, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं? पहला ऑप्शन 204, दूसरा ऑप्शन 206, तीसरा ऑप्शन 208, चौथा ऑप्शन 216। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 206, आप सभी जानते होंगे 206, 206 बहुत दिनों से आप सभी जानते होंगे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है श्वसन अंग है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है ग्रीवा, तीसरा ऑप्शन फेफड़े, चौथा ऑप्शन है सुषुम्ना। तो श्वसन अंग है भैया, हृदय में श्वसन मतलब सांस लेने वाले अंग कौन से? तो हृदय से सांस नहीं लिया जाता दोस्तों, ग्रीवा से भी नहीं, सुषुम्ना से भी नहीं, फेफड़े होते हैं दोस्तों सांस लेने। ऊपर जब सांस मतलब नी सांस अंदर लेते हैं तो फिर ऊपर की ओर आते हैं, फिर छोड़ते हैं,
मतलब दोस्तों जब सांस हम लेते हैं तो ये जो फेफड़े हैं ये नीचे की ओर जाते हैं और जब छोड़ते हैं तो फिर ऊपर की ओर आते हैं। आप लोग करके भी देख सकते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है भाई, कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं? पहला ऑप्शन शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। दृढ़ता का मतलब होता है दोस्तों कठोरता। दृढ़ता का मतलब होता है कठोरता। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, दृढ़ता का मतलब कठोरता। दूसरा ऑप्शन श्वसन में सहयोग प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। मतलब जो जैसे वाइट ब्लड सेल हैं, मतलब WBC है, RBC है, तो इनका कहने का मतलब है भाई कंकाल तंत्र का मतलब है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण। जबकि कंकाल तंत्र रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ करता है? बिल्कुल गलत। तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। शोषण में भी कोई मदद नहीं करता। दोस्तों ये तो शरीर को एक सुडौल ढांचा प्रदान करता है। हड्डियाँ, कंकाल तंत्र केवल एक संरचना प्रदान करता है, वो भी हड्डियों के द्वारा। तो वह शरीर को दृढ़ता प्रदान करना है कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? जो दांतों के ऊपर चढ़े आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्राउन, दूसरा ऑप्शन है इनेमल, तीसरा ऑप्शन है पल्प, फिर चौथा ऑप्शन है दोस्तों क्या? डेंटाइन। डेंटाइन। दोस्तों जो दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को इनेमल कहते हैं, याद कर लीजिए इसको। मैं समझाने वाला कोई ट्रिक है नहीं दोस्तों, रट लीजिए इसको कि दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को इनेमल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या कौन सी विटामिन लेनी चाहिए? तो दोस्तों विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था दोस्तों। जल में घुलनशील बॉटल में है वाटर, या दोस्तों बॉटल में है कोल्ड ड्रिंक। तो जो जल में घुलनशील हो जाएगी वो हो जाएगी BC, वसा में घुलनशील हो जाएगी दोस्तों एडेक, ADE के दोस्तों एडेक। इसको ट्रिक से याद रखते हैं। तो विटामिन दो प्रकार की होती है, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील ADE, जल में घुलनशील BC। तो भैया दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए, पहला ऑप्शन है विटामिन A और C, फिर दूसरा ऑप्शन है विटामिन B और C, तीसरा ऑप्शन विटामिन A और D, चौथा ऑप्शन है विटामिन K। तो भैया विटामिन K का काम तो रक्त का थक्का जमाना होता है, तो ये नहीं होगा। फिर दोस्तों विटामिन B और C दूसरा ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दांत और जो हड्डी को मजबूत रखेगा वही होगा दोस्तों। A और C भी नहीं होगा, हो जाएगा D, क्योंकि विटामिन D आप अगर जानते हो दोस्तों तो ये हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है। सूर्य के प्रकाश सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भाई कि विटामिन A और D। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है दांतों का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है भोजन को चबाना, दूसरा ऑप्शन है भोजन को फाड़ना, तीसरा ऑप्शन है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। दोस्तों मैंने जो दांत आपके उसमें दिए गए हैं दांतों के प्रकार, मैंने दोस्तों 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्मणक, चर्मणक। मैंने सभी अच्छे से एक वीडियो पूरी बनाई है दोस्तों, टाइप्स ऑफ टीथ, थंबनेल लगा हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा आप लोगों को दांत में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उस वीडियो के अलावा, जो भी क्वेश्चन आएगा उस वीडियो से ही मिल जाएगा, मैं ये श्योरिटी के साथ कहता हूँ। और आप उस वीडियो को एक ही वीडियो को देख लेंगे 2 या 2 बार, तो आपको दांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने में से हर कंपटीशन में आ जाएगा दोस्तों। आपको विश्वास ना हो तो एक बार देख लीजिएगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन बने हैं DELED सेकंड सेमेस्टर सब उस थ्योरी में इंक्लूड है। तो 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भैया उपरोक्त सभी। भोजन को चबाना भी दांत का कार्य होता है, भोजन को फाड़ना भी कार्य होता है, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भी कार्य होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, पहला है टाइलिन, दूसरा है म्यूसिन, तीसरा है पेप्सिन और चौथा है ट्रिप्सिन दोस्तों। तो अमाशय में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है दोस्तों वो है पेप्सिन। पेप्सिन, ना टाइलिन है दोस्तों, ना म्यूसिन है, ना ट्रिप्सिन है। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है।
पहला है पैराथार्मोन, दूसरा है गैस्ट्रीन, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है कीटो जैविक। तो भाई शर्करा का नियमन करने में, मतलब शर्करा को एक नियमित करने में अनियमित ना हो जाए, ज़्यादा न स्रावित हो। हार्मोन प्राय श्रावण करते हैं, मतलब स्राव करते हैं दोस्तों। कई प्रकार के हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, जिनमें दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि में जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। ये सब दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये सब हार्मोन स्रावित करते हैं दोस्तों, और सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे पीनियल ग्रंथि है, दिनचर्या को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, नहीं क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। तो भैया शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो दोस्तों चक्कर और कमजोरी आती है। इंसुलिन की जब ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो चक्कर और कमजोरी आने लगती है। और जब इंसुलिन की कम मात्रा निकले, मतलब कम हार्मोन स्रावित करे, तो जो दोस्तों आप लोगों ने बहुत सुना होगा भैया, मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ये इंसुलिन की वजह से ही होता है। और कब होता है? जब कम मात्रा में निकलता है। और दोस्तों ये इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? अग्न्याशय द्वारा होता है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य क्या है? कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य, मतलब दोस्तों कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। तो कौन करता है भाई? पैराथार्मोन, डायबेटोजेनिक, रेनिन, पेप्सिन। तो पैराथार्मोन करता है दोस्तों कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, समझाने का तरीका भी समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जो भी ग्रुप्स हों, फ्रेंड्स हों, उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सभी।